हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। इससे पहले हमारे चैनल पर 16 साइंस का टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए, फिर इसे देखिए। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं, राजेश853204। यह वीडियो विभिन्न एग्जाम जैसे UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NDA, CDS वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। तो चलिए इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण एक समान गोलाकार खोल के अंदर है तो कण पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन नंबर ए सेल के समान, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी सेल की तुलना में कम, ऑप्शन नंबर डी सेल की तुलना में अधिक। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य। यदि एक कण एक समान गोलाकार खोल के अंदर है तो कण पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा वह होगा 0। और द्रव्यमान के एक गोलाकार खोल के अंदर एक बिंदु द्रव्यमान पर शुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल पहचान 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए W.K. रॉन्टगन, ऑप्शन नंबर बी J.J. थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी मेरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी पॉल डिराक। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W.K. रॉन्टगन। और कुछ बातें इसके बारे में, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है और उनमें उच्च ऊर्जा होती है, हाई एनर्जी होती है और इसलिए वे एक मानव शरीर में छेद भी कर सकते हैं, मानव शरीर के आर पार भी हो सकते हैं छेद करके। और J.J. थॉमसन ने क्या किया था? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और मेरी क्यूरी ने रेडियम का भी खोज किया था। और पॉल डिराक की बात करें तो परमाणु सिद्धांत के लिए नए उत्पादक रूपों की खोज की थी। परमाणु सिद्धांत के नए उत्पादक रूपों की खोज की थी पॉल डिराक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी ग्राफोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनक्लानोमीटर। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी या सी? इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फेदोमीटर। इसमें वह ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। फेदोमीटर जो है यह ध्वनि तरंग का प्रयोग करके समुद्र की गहराई को मापता है। और एल्टीमीटर की बात करें, एल्टीमीटर की बात करें तो एक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है, विशेष रूप से एक विमान में फिट बैरोमीटर या रडार डिवाइस। इनक्लिनोमीटर की बात करें तो इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में के संबंध में ढलान के कोण, जो स्लोप के कोण होंगे, स्लोप के कोण, ऊंचाई या किसी वस्तु के अवसाद को मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का दाब मापने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइबर ऑप्टिक्स का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के परिकिरणन। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन के माध्यम से माध्यम के भीतर प्रकाश की किरण के पूर्ण परावर्तन की घटना है, जैसे पानी या कांच आसपास के सतहों से वापस माध्यम में आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएच बनाने के आविष्कार कौन थे? पीएच पॉइंटी जो हाफ-डेल बनाने वाले कौन हैं? मतलब पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज सोरेनसन, ऑप्शन नंबर बी एमेडियो अवोगाद्रो, ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस ब्रेग, ऑप्शन नंबर डी हेनिग ब्रांड। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज सोरेनसन। और अगर बात करें इसमें पीएच स्केल की, पीएच स्केल में जो नंबर होता है 1 से लेकर के 14 तक होता है, और 7 जो होता है वह न्यूट्रल होता है। जिस भी द्रव्य या विलयन का पीएच 7 होगा वह अम्लीय होगा, जैसे अम्लीय नहीं, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, जैसे पानी। अगर 7 से कम पीएच मान होगा, 7 से अगर कम पीएच मान होगा तो वह हो जाता है अम्लीय, जबकि 7 से अधिक पीएच होता है वह हो जाता है क्षारीय। ओके, आगे बढ़ता हूं। जब एक प्रबल अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए शराब, ऑप्शन नंबर बी नमक, ऑप्शन नंबर सी एस्टर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमक। जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रतिक्रिया करता है तो नमक और पानी बनाता है, और इस प्रकार की प्रतिक्रिया को तटस्थता प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, उदासीन प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है इसे, न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला लिटमस पेपर एक विलयन के संपर्क में आता है और इसका रंग लाल हो जाता है, तो यह विलयन डैश होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होना चाहिए। अगर कोई भी विलयन नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह विलयन अम्लीय होना चाहिए। जब एक नीला लिटमस पेपर एक अम्लीय विलयन के संपर्क में आता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, और जब एक लाल लिटमस पेपर एक क्षारीय विलयन के संपर्क में आता है तो यह नीला हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम। सोडियम अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है, और अम्लीय ऑक्साइड गैर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। जो भी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वह गैर धातु के ऑक्साइड होंगे जब भी होंगे, और क्षारीय ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड जो होगा वह होगा धातु के ऑक्साइड होंगे।
याद रखने वाले पॉइंट है। क्षारीय ऑक्साइड जब भी निर्माण करेगा वह धातु के साथ, और अम्लीय ऑक्साइड जब भी निर्माण होगा वह गैर धातु के साथ निर्माण करेगा। फ्लोरीन, सल्फर और कार्बन सभी गैर धातु हैं। फ्लोरीन, सल्फर, कार्बन तीनों गैर धातु हैं, इसलिए क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। जबकि सोडियम धातु है, इसलिए यह क्षारीय अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देता है? ऑप्शन नंबर ए IgG, ऑप्शन नंबर बी IgM, ऑप्शन नंबर सी IgA, ऑप्शन नंबर डी IgE। क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IgM। और एंटीबॉडी का पहला वर्ग जो प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करता है वह है IgM। और उसके बाद क्या आएगा? पहले IgM, उसके बाद IgG आएगा। फर्स्ट नंबर पर IgM, फिर IgG सेकेंड नंबर पर। जब एक ही एंटीजन फिर से हमला करता है तो द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है जो IgG द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब फर्स्ट बार अगर हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन अटैक करता है तो उस समय जो आता है वो आता है IgM, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देता है। जबकि वही एंटीजन फिर से दोबारा हमला करता है तो सेकेंड प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है, वह होता है IgG। ओके, आगे बढ़ता हूं। इनमें से कौन सा अंग बढ़ सकता है, पुनः उत्पन्न हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए वृक्क, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। हमारा जो लीवर है यह पुनः बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न हो सकता है और पुनः अपने मूल आकार में भी वापस आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोलॉजी देश का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए आंख, ऑप्शन नंबर बी नाक, ऑप्शन नंबर सी जोड़ें ज्वाइंट जिसको होते हैं हमारे शरीर में, ऑप्शन नंबर डी हड्डियां। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोड़ों। ऑर्थोलॉजी जोड़ों का, ज्वाइंट का अध्ययन कहलाता है। ऑर्थोलॉजी जोड़ों के कार्य, ठीक है, उपचार, शारीरिक संरचना का अध्ययन है। हमारे शरीर की रचना कैसी है, संरचना कैसी है, इसका अध्ययन है। अगर नाक का अध्ययन की बात करें, इसको बोला जाता है राइनोलॉजी, ठीक है, राइनोलॉजी। और अगर आंख का बात करें, आंख का, तो इसको बोला जाता है ऑप्थाल्मोलॉजी। ऑप्थाल्मोलॉजी, ठीक है। और अगर हड्डी का बात करें तो यह होता है अस्थि विज्ञान, ठीक है, ओस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तो इसका क्या होगा इसका आंसर? प्लीहा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी पावर हाउस ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। प्लीहा को ग्रेवयार्ड, इसका अर्थात ग्रेवयार्ड का क्या मतलब होगा? कब्रगाह ऑफ आरबीसी के रूप में भी जाना जाता है। यह क्या करता है? यह आरबीसी, पुराने आरबीसी, वर्ल्ड आरबीसी
को हटा देता है और रक्त का भंडार रखता है, जो रक्तस्रावी आघात के मामले में मूल्यवान हो सकता है और साथ ही आयरन को भी दोहरा सकता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स तो हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं। सॉरी, प्लेटलेट्स, हाँ, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।